हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल इन डेली करंट अफेयर एमसीक्यूज। आज तारीख है 15 सितंबर 2020। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज। क्वेश्चंस की ओर बढ़ने से पहले ये हमारे कुछ पेड सब्सक्रिप्शंस हैं जिन्हें आप ले सकते हैं। 499 रुपीज़ का ईयरली प्लान है जो 15 सितंबर तक 399 रुपीज़ में अवेल कराया जा रहा है। जो मंथली प्लान है वो 99 रुपीज़ का, जो एनसीईआरटी का प्लान है वो 299 रुपीज़ का है। अगर आप ईयरली प्लान लेते हैं तो आपको करना क्या होगा, 399 रुपीज़ आपको गूगल पे या फ़ोन पे करना, रिस्पेक्टिव नंबर पे स्क्रीनशॉट को शेयर करना है व्हाट्सएप पे। जैसे आप स्क्रीनशॉट को शेयर करते हैं आप ये सारी फैसिलिटीज़ को अवेल कर पाएंगे और साथ में जो भी हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं उसके PDF नोट को भी अवेल कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो नेशनल हिंदी डे के बारे में है। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है जो हिंदी है उसको अडॉप्ट किया गया था ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया ऑन 14 सितंबर 1949। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो कहता है कि इंग्लिश के अलावा जो अदर ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है लेकिन दूसरा इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए यहाँ पे जो आंसर होगा ना वो ए होगा, सी नहीं। तो इसको आप सही कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। देखिए हर 14 तारीख को ना सितंबर की हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, इसीलिए न्यूज़ में था। देखिए जो नेशनल हिंदी डे है ना, इस दिन क्या हुआ था कि हिंदी को अडॉप्ट किया गया था ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया ऑन 14 सितंबर 1949। इसीलिए जो पहला स्टेटमेंट था बिल्कुल करेक्ट था। देखिए हिंदी जो लिखा जाता है ना वो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। फर्दर इन्फॉर्मेशन जो है वो हिंदी के बारे में वो देख लेते हैं। देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने में। कौन कौन सी वो पर्सनालिटी है? काका कालेकर, मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सेठ गोविंदा दास। ठीक है। देखिए हिंदी के अलावा, मतलब हिंदी तो पहली ऑफिशियल लैंग्वेज है ही इंडिया की, दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। ठीक है, ना कि हिंदी दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज। इसलिए जो दूसरा स्टेटमेंट था वो इनकरेक्ट था। और हिंदी जो है वो शेड्यूल 8 का भी पार्ट है लैंग्वेज की लिस्ट में। आपको पता है कि शेड्यूल 8 में 22 लैंग्वेजेस हैं जिसमें हिंदी भी एक लैंग्वेज है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी नेशनल हिंदी डे के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो CISF के बारे में है। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है जो CISF है उसको रेज किया गया था सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1968 के अंतर्गत। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है ये जो CISF है वो फंक्शन करता है डायरेक्टली अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो CISF है ना वो हाल में ही न्यूज़ में था। क्यों? जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है ना वो एक तरह की नई सिक्योरिटी फोर्स को कॉन्स्टिट्यूट कर रही है जिसका नाम है स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, जो कि बिल्कुल लाइंड अप रहेगी CISF की तरह। इसीलिए न्यूज़ में था। CISF के बारे में इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं। देखिए जो CISF है ना वो रेस की गई थी अंडर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1968। इसलिए जो पहला स्टेटमेंट था बिल्कुल करेक्ट था। देखिए ये फंक्शन करते हैं डायरेक्टली अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसलिए जो दूसरा स्टेटमेंट था वो भी बिल्कुल करेक्ट था। देखिए CISF करती क्या है? CISF सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है किसको? इंडस्ट्रियल यूनिट्स को, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को। फर्दर इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। देखिए जो सेंट्रल आर्म फोर्सेस है ना इंडिया में वो इंक्लूड करती है कौन कौन सी फोर्सेस को, उसकी लिस्ट मेंशन है, उस लिस्ट को भी देख लेते हैं। जैसे CRPF को, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को भी वो इंक्लूड करती है, BSF को, ITBP को, SSB को, NSG को और असम राइफल्स को। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी CISF के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसमें कुछ डिजीज़ मेंशन की गई हैं। हमें ये बता रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो वेक्टर के द्वारा ट्रांसमिट होती है। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। पोलियो, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस और या हेपेटाइटिस B। तो बताना है कि कौन सी जो डिजीज़ है जो वेक्टर के द्वारा ट्रांसमिट होती है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इनमें से कोई भी डिजीज़ जो है वेक्टर के द्वारा ट्रांसमिट नहीं होती है। इसीलिए जो ऑप्शन D होता है वो करेक्ट हो जाता है, नन ऑफ द अबव। तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में।
यहाँ पे सारी डिजीज़ की लिस्ट दी गई है और उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी बताया गया है और किस वजह से, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से वो डिजीज़ कॉज होती है वो भी लिस्टेड है। तो आइए देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन में जो था वो था ट्यूबरक्लोसिस। देखिए जो ट्यूबरक्लोसिस है वो बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो एयर है, ना कि कोई वेक्टर। ठीक है, फर्दर डिजीज़ को भी देख लेते हैं। देखिए जैसे आप चिकन पॉक्स डिजीज़ को देखेंगे तो ये वायरस के द्वारा फैलता है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर और कॉन्टैक्ट। पोलियो भी वैसे ही है, वायरस के द्वारा फैलता है एयर और वाटर के थ्रू। और हेपेटाइटिस बी जो है वो भी वाटर के थ्रू फैलता है, वायरल डिजीज़ है। तो देख रहे हैं ये सारे जो हैं वो वेक्टर के द्वारा नहीं फैलते। देखिए वेक्टर के द्वारा कौन सी बीमारी फैलती है, वो है मलेरिया। ठीक है, माइक्रोऑर्गेनिज्म जो कॉज करता है वो प्रोटोजोआ और फैलता है मॉस्किटो के द्वारा। तो मॉस्किटो एक वेक्टर होता है यहाँ पे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस डिजीज़ के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है उसमें कोई डिजीज़ मेंशन की गई है। हमें ये बताना है कि इंडिया ने खुद को ऑफिशियली डिक्लेयर किया फ्री किन किन डिजीज़ के रिस्पेक्ट में। तो आइए डिजीज़ का नाम देख लेते हैं। पहला है चिकनगुनिया, दूसरा है यॉन्स, तीसरा है एवियन इन्फ्लुएंजा, चौथा है स्मॉल पॉक्स। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो यॉन्स है और जो एवियन इन्फ्लुएंजा और जो स्मॉल पॉक्स है, इन तीन डिजीज़ के रिस्पेक्ट में इंडिया ने अपने आप को फ्री डिक्लेयर किया है। चिकनगुनिया अभी भी फ्री डिक्लेयर नहीं किया गया है, तो इसलिए जो ऑप्शन सी होता है वो करेक्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन ए भी करेक्ट दिखेगा, लेकिन ऑप्शन ए करेक्ट नहीं था क्योंकि यहाँ पे 1 भी था। एक्चुअली क्या है ना, जब मैं सुबह इनको फ्रेम कर रहा था तो मेरे माउस में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसकी वजह से क्या हुआ है ना कि कुछ कुछ जगह मैं देख रहा हूँ तो मिस्टेक्स हो गई हैं। जैसे ये वाला 1 यहाँ पे अवेलेबल था और ये मूव होके नीचे आ गया बी ऑप्शन में, तो इसीलिए ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। आप प्लीज़ इनको इग्नोर करिएगा और मैंने जहाँ जहाँ करेक्शन बताया वहाँ पे आप इनको करेक्ट कर लीजिएगा। तो ऑप्शन ए जो था उसमें 1 2 3 4 यानी ऑल ऑफ दी अबव था। ठीक है, लेकिन ऑप्शन सी में सिर्फ 2 3 4 था, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट था। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो इंडिया है ना वो अभी भी चिकनगुनिया डिजीज़ से फ्री नहीं डिक्लेयर किया गया है, इसलिए जो पहला ऑप्शन था वो इनकरेक्ट था। बाकी अब बीमारियों के बारे में देखेंगे तो यॉन्स के बारे में इंडिया ने खुद को फ्री डिक्लेयर कर दिया है और इंडिया जो है वो पहला कंट्री बन गया वर्ल्ड में जो कि यॉन के अगेंस्ट फ्री सर्टिफिकेट अवेल किया है WHO के द्वारा। ठीक है, और इंडिया ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है अपने आप को फ्री एवियन इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट, और ये सेम जो चीज़ है वो नोटिफाई की गई है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ के द्वारा भी। ठीक है, देखिए स्मॉल पॉक्स तो डिक्लेयर किया गया था WHO के द्वारा 1979 में कि स्मॉल पॉक्स जो है वो इरेडिकेट हो गया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है उन डिजीज़ के बारे में जो कि इरेडिकेट हो चुकी है इंडिया से, और इंडिया ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है कि इंडिया जो है वो फ्री है इन डिजीज़ के थ्रू। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 5th क्वेश्चन है वो इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम के बारे में है। हमें ये बताना है कौन कौन सी कंट्रीज़ जो हैं वो मेंबर हैं इस सिंपोजियम की। तो आइए ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इंडिया, जापान और चाइना। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इंडिया इस सिंपोजियम के पार्ट है, लेकिन चाइना और जापान इसका पार्ट नहीं है। तो आइए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है वो ऑप्शन ए हो जाता है। आइए जान लेते हैं सिंपोजियम के बारे में। देखिए जो सिंपोजियम है ना वो एक तरह का रीजनल फोरम है। कहाँ का? इंडियन ओशियन का। इंडियन ओशियन जो लिटोरल स्टेट्स हैं उनका एक तरह का ये रीजनल फोरम है, और ये रिप्रेजेंट किया जाता है सारी कंट्रीज़ के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं इस फोरम की, उनके नेवल चीफ्स के द्वारा। ये लॉन्च किया गया था 2008 में इंडिया के द्वारा। ठीक है, देखिए एक तरह का ये वॉलेंट्री इनिशिएटिव है जिसमें सारे मेंबर कंट्रीज़ जो होते हैं ना वो आपस में मैरीटाइम कोऑपरेशन को रखते हैं, जिससे कि वो एक दूसरे की हेल्प कर पाए मैरीटाइम डिस्प्यूट में या मैरीटाइम सीक्स में। ठीक है, देखिए जो सिंपोजियम है उसमें 35 मेंबर हैं, तो 35 मेंबर को याद रखना बहुत मुश्किल है और इसीलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन जो मैंने आपने अगर ध्यान से देखोगे तो मैंने क्वेश्चन जो फ्रेम किया है ना उसमें अगर आपको इतना पता है कि जो चाइना और जापान अगर ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं इस सिंपोजियम के, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखिए जैसे
कि अगर आपको पता है कि चाइना और जापान अगर ऑब्जर्वर कंट्री मेंबर्स हैं तो यानी ये ऑप्शन दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं। और जब आप नीचे कोडिंग को देखेंगे ना, तो अगर आपको पता है कि 4 और 5 इनकरेक्ट है तो ये इनकरेक्ट हो जाता है, ये इनकरेक्ट हो जाता है और ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। तो ऑप्शन ए ही आपके पास बचता है, इसलिए उसको सॉल्व करना ईजी हो जाता है। तो आइए आप मेंबर कंट्रीज़ की लिस्ट पे भी एक बार ध्यान दे सकते हैं। देखिए जो एशियन में पार्ट में है वो इंडिया, बांग्लादेश, मालदीव्स, पाकिस्तान, सेशल्स और श्रीलंका। और जो वेस्टर्न एशियन है वो है बहरैन, ईरान, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई और येमेन। ईस्टर्न अफ्रीका में आप देख सकते हैं कोमोरोस, जिबूती, इजिप्ट, इटीरिया, फ्रांस, कीनिया, मेडागास्कर, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सोमालिया, साउथ अफ्रीका, सूडान एंड तंजानिया। साउथ ईस्ट एशियन में देखेंगे तो आपको दिखेगा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड और तिमोर लेस्टे। और ऑब्जर्वर कंट्रीज़ कौन से हैं? चाइना और जापान। ठीक है, तो आप इस पर आपको 35 की 35 कंट्री याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप कुछ रीजन याद कर सकते हैं जैसे साउथ ईस्ट एशियन और एशियन और ऑब्जर्वर कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी सिम्पोजियम के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 6 क्वेश्चन है वो ब्लैक सी के बारे में है। हमें ये बताना है कि इस कंट्री की लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है ब्लैक सी से। तो ऑप्शंस को देख लेते हैं, जॉर्जिया, बल्गेरिया, टर्की और अजरबैजान। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, टर्की। आइए देख लेते हैं इसको। देखिए आपको मैप में ही देख के पता चल जाएगा कि जो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है वो टर्की की है। बाकी जो देखेंगे आप जॉर्जिया, रशिया या यूक्रेन, इन सब की जो कोस्ट लाइन है इन कंपैरिजन टू टर्की छोटी ही दिखती है। जो टर्की की कोस्ट लाइन है ब्लैक सी से वो लगभग 1590 किलोमीटर के आसपास है। तो जो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है वो टर्की की है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 7th क्वेश्चन है वो लद्दाख के बारे में है। आपको पता ही है कि लद्दाख जो है कोल्ड डेजर्ट है और जो कि लोकेटेड है ग्रेटर हिमालयाज़ में। हमें ये बताना है कि ये जो लद्दाख है वो किन किन हिमालयन रेंजेस के बीच में एनक्लोज्ड है। तो आइए ऑप्शंस को देखते हैं। काराकोरम रेंज इन नॉर्थ एंड जस्कर रेंज इन साउथ। ऑप्शन बी है जस्कर रेंज इन नॉर्थ और काराकोरम रेंज इन साउथ। ऑप्शन सी है पीर पंजाल रेंज इन नॉर्थ और जस्कर रेंज इन साउथ। और ऑप्शन डी है काराकोरम रेंज इन नॉर्थ एंड पीर पंजाल रेंज इन साउथ। ठीक है, तो बताइए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ करेक्ट ऑप्शन ए है, यानी काराकोरम रेंज नॉर्थ में है, फिर बीच में लद्दाख है और उसके बाद जस्कर रेंज है। तो आइए देख लेते हैं इसको। तो आइए इसको मैप बेस्ड में देख लेते हैं। देखिए मैप बेस्ड रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे काराकोरम रेंज दिखेगा आपको, फिर आपको ये लद्दाख वाला एरिया दिखेगा, लद्दाख रेंज और लद्दाख वाला एरिया, उसके बाद नीचे जस्कर। तो यही है इसका जो सही में जो ऑर्गेनाइज्ड वे है वो है काराकोरम, उसके बाद लद्दाख वाला रीजन और इसके बाद जस्कर वाला रीजन। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी लद्दाख के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। गधिका और नक्करकली एक तरह की ट्राइबल आर्ट फॉर्म है। हमें ये बताना है जो आर्ट फॉर्म है किस स्टेट से बिलोंग करती है, तमिलनाडु से, उड़ीसा से, तेलंगाना से या केरला से। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये केरला से बिलोंग करती है। तो ऑप्शन डी जो होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए यहाँ पे ट्राइबल आर्ट फॉर्म लिस्टेड है केरला की। तो आइए सारी ट्राइबल आर्ट फॉर्म को देख लेते हैं। जैसे देखिए गधिका है और नक्करकली भी है, तो इसलिए जो दोनों की दोनों आर्ट फॉर्म थी वो केरला से बिलोंग करती थी। और जो आर्ट फॉर्म्स है उनको भी देख लेते हैं। डांस एंड सॉन्ग्स ऑफ इरुलर, कानी पट्टू, कोनिको पट्टू, कुंभा पट्टू, पलिया नृत्यम, मलाया पुट्टम और मनाकू कुट्ठू और मुड्डी यट्टम। तो ये सारी आर्ट फॉर्म है केरला की, इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 9 क्वेश्चन है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में है। हमें ये बताना है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को कौन कौन सी चीज़ें कंसिस्ट करती हैं। तो नीचे कुछ आइटम्स मेंशन किए गए हैं, हमें ये बताना है कि कौन कौन से आइटम कंसिस्ट करते हैं इसको। ऑप्शन इस प्रकार है। एनी बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम अब्रॉड, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई भी बोरोइंग करती है अब्रॉड से। जो दूसरा स्टेट ऑप्शन है वो ट्रेड बैलेंस है और जो तीसरा है वो FDI और FII रिसीव्ड एनुअली। ठीक है, तो ये बताना कि कौन कौन सी चीज़ें कंसिस्ट करती है बैलेंस ऑफ पेमेंट को। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये तीनों की तीनों चीज़ें जो हैं वो कंसिस्ट करती है बैलेंस ऑफ पेमेंट को। तो ऑप्शन डी जो होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करने से पहले आइए जान लेते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। आपको नाम से ही पता चला होगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट से आपको साफ साफ पता चलता है कि ऐसा बैलेंस जिसको पे करना हो। ठीक है, रिमेनिंग बैलेंस जिसको पे करना हो।
तो ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का कैलकुलेशन होता है ना, वो किसी पर्टिकुलर कंट्री का पूरे वर्ल्ड के साथ कैलकुलेट होता है, ठीक है, एक फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन पूरे वर्ल्ड के साथ समझने से पहले हम किसी एक कंट्री के साथ समझ लेते हैं। मान लीजिए ये इंडिया है और ये यूएस है, ठीक है। तो पहले ट्रेड के रिस्पेक्ट में समझ लेते हैं। ट्रेड के रिस्पेक्ट में मान लीजिए कि इंडिया जो है कोई कुछ गुड्स या प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है यूएस में 100 रुपीज़ का, ठीक है, और यूएस से कोई चीज़ों को इंपोर्ट करता है मान लीजिए 80 रुपीज़ का, ठीक है, या मान लीजिए 80 रुपीज़ का क्या 120 रुपीज़ का, ठीक है। तो यूएस ने इंडिया से गुड्स लिए 100 रुपये के और यूएस ने इंडिया को गुड्स दिए 120 रुपये के। तो इंडिया को यूएस को पे करना है 120 रुपीज़ और यूएस को इंडिया को पे करना है 100 रुपीज़। तो अगर इन दोनों के बीच में पेमेंट को ना हो किया जाए और इसको इसमें मर्ज कर दिया जाए, यानी यूएस को पे करना था इंडिया को 100 रुपीज़, लेकिन यूएस ने पैसे की जगह 120 रुपये के उसको गुड्स दिए हैं, तो क्या होगा 120 में से 100 माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना 20, यानी 20 रुपीज़ अभी इंडिया को और पे करना है यूएस को, क्योंकि इंडिया ने 120 रुपीज़ के गुड्स को अवेल किया है यूएस से, ठीक है। तो अब ये 20 रुपीज़ क्या हो गया इंडिया के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, एक तरह का ये बैलेंस हो गया जिसको इंडिया को पे करना है, ठीक है। तो ये ट्रेड की बात हो गई। इसी तरह जब किसी कंट्री के बीच में रेमिटेंस शेयरिंग होती है ना, मान लीजिए एक कंट्री से कुछ रेमिटेंस आया, फॉर एग्जांपल इंडिया ने मतलब इंडिया और यूएस है, इंडिया से जो इंडिया में यूएस के प्रोफेशनल्स काम करते हैं वो अपने कंट्री में पैसा भेजते हैं 1000, ठीक है, और जो यूएस में रह के इंडिया के प्रोफेशनल से काम करते हैं वो अपनी कंट्री में भेजते हैं 2000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 रुपीज़ तो न्यूट्रलाइज हो गया, लेकिन तो 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा जो जाता है ना वो इंडिया में, वो यूएस के लिए एक तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, ठीक है। तो अब यूएस को 1000 रुपये और इंडिया को देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही कैलकुलेट की जाती हैं कि जिस कंट्री से जो बैलेंस रहता है वो दूसरी कंट्री को पहली कंट्री पे करती है। तो इसी तरह ट्रेड भी इसका पार्ट है, रेमिटेंस भी इसका पार्ट है। कैपिटल बोरोइंग मतलब किसी कंट्री ने किसी कंट्री से उधार ले लिया किसी निश्चित समय के लिए, तो वो भी इसका पार्ट होती हैं। और जो एफडीआई और एफआईआई इनफ्लो होती है ना किसी एक कंट्री में दूसरी कंट्री की वजह से, उसको भी कैलकुलेट किया जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट में 2 तरह के अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में आते हैं आपके ट्रेड और रेमिटेंसेस, कैपिटल अकाउंट में आपके आती है बोरोइंग और एफडीआई और एफएफआई। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी बीओपी के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 10th क्वेश्चन है उसमें हमें ये बताना है कि कौन कौन से ऐसे सोर्सेस हैं जो कि नाइट्रोजन ऑक्साइड को ऐड करते हैं एटमॉस्फेयर में। तो आइए और सोर्सेस को देख लेते हैं। बैक्टीरिया लिविंग इन सॉइल, रिएक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विथ ओजोन, या लाइटनिंग स्ट्रोक। तो बताइए कौन कौन सोर्स की वजह से नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है वो ऐड हो जाता है एटमॉस्फेयर में। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये बैक्टीरिया लिविंग इन सॉइल की वजह से भी होता है और लाइटनिंग स्ट्रोक की वजह से भी होता है, लेकिन रिएक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विथ ओजोन की वजह से नहीं होता है। तो इसलिए जो ऑप्शन बी होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो नाइट्रस ऑक्साइड है ना वो एमिट किए जाते हैं कुछ नेचुरल सोर्सेस के द्वारा जो कि एसोसिएटेड है नाइट्रोजन साइकिल से। कौन कौन किन किन के द्वारा ये एमिट किए जाते हैं, प्लांट, एनिमल और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि सॉइल और वाटर में रहते हैं। इसलिए जो पहला स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप यूवी रेडिएशन के बारे में बात करेंगे, जो यूवी रेडिएशन रिएक्ट करती है ओजोन से, देखिए इस कंडीशन में क्या होता है ना कि नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो एमिट नहीं होती है, उल्टा जो है नाइट्रस ऑक्साइड डिस्ट्रॉय कर दी जाती है यूवी रेडिएशन के द्वारा। इसलिए जो दूसरा स्टेटमेंट था वो इनकरेक्ट था। फर्दर इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं। देखिए आपको पता है जो लाइटनिंग स्ट्रोक है ना वो एक तरह का नेचुरल सोर्स है नाइट्रोजन ऑक्साइड का। इसमें होता क्या है, देखिए जब लाइटनिंग ऑकर होती है ना तो आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन भी अवेलेबल है और ऑक्सीजन भी अवेलेबल है। और जब लाइटनिंग होती है तो अचानक से सराउंडिंग एयर का जो है ना वो टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन आपस में
केमिकली रिएक्ट कर जाते हैं और केमिकली रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे ही नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, तुरंत नाइट्रिक ऑक्साइड फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेती है। इसलिए जो लाइटनिंग स्ट्रोक है ना, वो भी नाइट्रोजन ऑक्साइड को रिलीज करती है एटमॉस्फेयर में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, कौन कौन से ऐसे सोर्सेस हैं जो नाइट्रोजन ऑक्साइड को रिलीज करते हैं नेचुरली एटमॉस्फेयर में। फर्दर बढ़ते हैं आगे। Okay, we have reached to the end. If you found it knowledgeful, please hit the like button, subscribe to our channel and share this video. And if you want to access our free study material, you can join our Telegram group. The link will be provided in the description box. And thank you for watching the video. Have a good day.